देखिए आज का हमारा जो मैथ का चैप्टर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन होगा, देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिभुज की भुजाएं हैं वो 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज कैसी है, ये राइट एंगल है, तो कैसे है या नहीं है ये चेक करेंगे पहले। देखिए राइट एंगल में क्या होता है कि जो दो साइड होती हैं परपेंडिकुलर और बेस, और एक होता है हाइपोटेन्यूस, तो इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें देखो यदि हम यहाँ बड़ी जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, तो हम ये कितना लेंगे 20, बेस और परपेंडिकुलर आप कोई भी ले सकते हो 16 और 12। देखिए जैसे हम इसको प्रूव करके देखेंगे, 16 का स्क्वायर कितना बनता है 256, 12 का स्क्वायर कितना बनता है 144, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 400, और 20 का स्क्वायर भी कितना बनता है 400 बनता है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है उसमें क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ये कैसी है, राइट एंगल है, तो ये एंगल इसमें कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना होता है, यदि ये राइट एंगल है तो राइट एंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। कोई भी ट्राइंगल होती है जिसमें अपने पास बेस हो और परपेंडिकुलर हो यानी कि हाइट हो, तो उसका एरिया किससे निकलेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या करेंगे 1/2, यहाँ पर बेस कितना है 12, हाइट कितनी यहाँ पर 16। देखिए हम इसको काटेंगे 2 से, 2 छकी 12, 16 छकी 96 सेंटीमीटर में, तो आप इसको क्या लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिए ये यहाँ पर तीन जो साइड दी गई थी, इन साइड से हमने इसको क्या बनाया है, राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, इसलिए इसको हमने किससे सोल्व कर लिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। यदि ये राइट एंगल नहीं होती, ये साइड अलग अलग होती और इस तरह से राइट एंगल नहीं बन पाती, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, हीरो फॉर्मूला लगाना पड़ता है, हीरो सूत्र लगाना पड़ता है। हीरो सूत्र क्या होता है उसमें, एस इंटू एस माइनस से एस माइनस बी और एस माइनस सी अनरूट के नीचे होता है। यहाँ देखिए ए बी सी क्या है, ये जो तीनों साइड होते हैं ये होती हैं, और एस क्या होता है, एस होता है इसकी सेमी सरकमफ्रेंस, सेमी सरकमफ्रेंस होती है, जो कैसे निकाली जाती है तीनों साइड को जोड़ करके। एस इज इक्वल टू, देखिए एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इससे क्या निकलता है एस निकलता है, और जो एस निकाल करके आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से भी क्या निकलाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकलेगा। लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है जिसमें ये राइट एंगल होती है, और राइट एंगल में आपको क्या देखना होता है कि तीनों साइड का रेशियो हो, या तो 3 4 5 मिलेगा, या 5 12 13 मिलेगा, या आपको 8 15 और 17 में मिलेगा। तो ये अक्सर इस तरह की रेशियो से अगर 3 साइड आपको दे रखी है और वहाँ पर आप क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, और वो कैसे बनेगी राइट एंगल, जिसका एरिया किससे निकाला जाता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आप इस रेशियो को भी पहले चेक करेंगे, ये रेशियो चेक करते ही आप क्या लगा देंगे इसमें 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। जैसे अपने को ये साइड दे रखी थी 16 12 और 20, इसका हम रेशियो बनाएंगे, इसको देखिए 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 3 12 और 4 5 20, तो अपना ये रेशियो होगा 3 4 5। इसका मतलब ये त्रिभुज कैसी बनेगी, ये राइट एंगल बनेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है। वायु का आयतन यानी जितना स्थान घेर रखा है वो वॉल्यूम कितना है 204 क्यूबिक मीटर है, और कमरे की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, यहाँ पर अपने को दिया गया है आयतन दे रखा है, कोई भी जो शेप होती है चाहे वो कोन हो यानी शंकु हो, या कोई पिरामिड हो, या कोई घनाभ हो, तो उसमें आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आप ध्यान रखेंगे,
आयतन यानी वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई हाइट यानी ऊंचाई। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए आधार का क्षेत्रफल अपने को क्या करना है, निकालना है, क्योंकि जो कमरा है उसमें लंबाई देखिए से बना लेते हैं। ये कमरे की एल हो गई, ये कमरे बी होगी और ये कमरे क्या है, एच है। तो देखिए आप यहाँ पर आधार का एरिया किससे निकालते हो, जो बेस का एरिया होता है वो किससे आएगा, एल इंटू बी से आएगा। एल इंटू बी होगा यानी आधार का एरिया एल इंटू बी जो हमें यहाँ पर निकालना है, और मल्टीप्लाई क्या होगी, हाइट, और आयतन अपने को यहाँ पर दे रखा है। तो पुट कर देंगे इनकी वैल्यू 204 बराबर आधार का क्षेत्रफल हमें निकालना है और मल्टीप्लाई एच कितना है, 6। तो एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, 204/6। 6 से हम काट देंगे, 6 × 18 और 6 का 24। तो आधार का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 24 वर्ग मीटर। 34 वर्ग मीटर हो जाएगा। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 34 वर्ग मीटर। तो आप इसमें जो ये जो शेप होती है कमरे वाली शेप, इसको आप और भी ध्यान रखेंगे, इसको हम क्यूबॉइड भी कह सकते हैं। क्यूबॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, घनाभ भी कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्यूबॉइड में जब अपने को आधार का एरिया निकालना हो तो हाइट देगा और वॉल्यूम देगा। यदि अपने को तीनों साइड दे रखी हैं और हमें आयतन निकालना हो तो आयतन तीनों साइड से कैसे आता है, एल इंटू बी इंटू एच से आता है। और देखिए यदि हमें क्यूबॉइड की सबसे लंबी जो लेंथ है वो निकालनी है, अधिकतम लंबाई अगर हमें निकालनी होती है तो अधिकतम लंबाई के लिए हम क्या लगाएंगे, l² + b² + h², और ये सारा किसके नीचे हो जाएगा, रूट के नीचे हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे दोनों के दोनों। और इसमें एक पॉइंट और याद रख लो, जो क्यूबॉइड होता है उसका वक्र पृष्ठ का एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप। देखिए अब ये जो साइड है हम इसको क्या करेंगे, 2 × l + b परिमाप, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, h। 2 × l + b मल्टीप्लाई h, यानी ये जो क्या है, आधार है और उसका हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप गुणा में h हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × l + b मल्टीप्लाई h। लेकिन देखिए यहाँ पर जो अपने को आयतन दे रखा है और आधार का क्षेत्रफल निकालना है और ऊंचाई दे रखी, तब हम क्या लगाएंगे, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और एक और होता है घनाभ के अंदर, ये भी आप ध्यान रखेंगे, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किससे आता है, 2 × lb + bh + hl। तो ये जितने फॉर्मूले आपको बताएं ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जब ये रूट के नीचे संख्याएं दी गई हैं तो सबसे पहले हमें सबसे नीचे जो अनरूट में संख्या नजर आ रही है उसको सोल्व करेंगे। ये यहाँ पर क्या लिख रखा है, देखो अनरूट के नीचे है 81 और फिर बाहर इसके क्या है 9 और फिर इसके ऊपर क्या है अनरूट है और फिर ये बाहर प्लस का निशान और आगे संख्या लिख रखी है। ये कोई भी संख्या इधर लिखी गई है तो इसका सोल्यूशन हम इस तरह करेंगे, क्या रहेगा, देखिए 81 का रूट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हम इस तरह लिख लेते हैं एक बार इसको समझने के लिए, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 9 तो 81 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 9, हम इस तरह लिख लेंगे। नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा, ये 40 + 9 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो ये पेयर है, ये पेयर है तो यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 40 + 9 क्या हो जाएगा 49 और इसका रूट निकालेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगला जो अपना क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% के लाभ के साथ उसे 8,750 में बेच दिया। मतलब ए ने एक वस्तु खरीदी और उसको 25% के लाभ पर 8,750 में बेच दिया, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% की छूट मिली थी। यानी ए को उसका जो फिक्स प्राइस है उसके ऊपर 30% छूट मिली थी, तब उसको कोई वस्तु प्राप्त हुई और उसने उस वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा था। तो इसका हमें क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, यानी जो उसका अंकित मूल्य है वो निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। एक होता है कॉस्ट प्राइस,
एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पर कोई वस्तु परचेज की जाती है, खरीदी जाती है। मार्क प्राइस वो होता है जो कंपनी होती है या कोई वस्तु निर्माता होता है वो उस वस्तु के ऊपर प्राइस लिखता है। सेलिंग प्राइस वो होता है जिसको एक खरीद दुकानदार होता है वो जितने लाभ या हानि पर बेचता है तो वो बेचा गया मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। किसी भी वस्तु का जो लॉस या प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। देखिए ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% के लाभ के साथ उसे 8,750 में बेचा है। यानी ए ने वस्तु बेची और वो कितने में बेची है, 25% के लाभ पर बेची है। तो आप ये समझिए कि अगर वस्तु 100 रुपए की है तो वो उसको कितने में बेचेगा, 125। तो आप क्या कर देंगे, 125% में उसने वस्तु बेच रखी है। क्रय मूल्य अगर 100% हम लेते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% होता है, उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है वो कितना, 25। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125%। 125% बराबर कितना है, 8,750। 1% की वैल्यू निकालेंगे बटे में क्या हो जाएगा, 125। और यहाँ पर हम गुणा में 100% निकालेंगे तो देखिए 100 से गुणा करते ही ये जो मूल्य आएगा ये कॉस्ट प्राइस आएगा। यानी ए का क्या आएगा, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ए ने वस्तु इतने में खरीद रखी है तो आप यहाँ से ये जो मूल्य निकालेंगे ये मूल्य क्या आ जाएगा इसका, ए ने जितने वस्तु खरीदी वो आ जाएगा। आप काट के एक बार छोटा कर लेंगे, 25 5 125 और 25 इसको काटेंगे, 25 3 75, 25 5 125, 5 से काटेंगे 70, इनकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा। अब देखिए ये 7,000 कौन सा मूल्य आया है जिसमें ए ने वह वस्तु खरीद रखी है। लेकिन ए ने जो 7,000 में खरीदी है वो कैसे खरीदी है, 30% की छूट पर खरीद रखी है। तो ए ने जो वस्तु खरीदी उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, यानी उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो आप ये देखिए ए ने कितने प्रतिशत छूट पर खरीद रखी है, 30% पर। मतलब ये है कि वस्तु 70% में खरीदी है। तो आप क्या कर देंगे, 70% बराबर कितने में खरीदी है, 7,000 में। 1% के लिए बटे में क्या कर देंगे, 70। और उसका मार्केट प्राइस जो पूरा का पूरा जो मूल्य उस पर लिखा गया था वो निकालना है तो वो कितना होता है, 100%। तो गुणा में क्या कर देंगे, 100। आप काटेंगे यहाँ पर 100 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 10,000। अब देखिए आपको इसमें शॉर्टकट करना है तो आप थोड़ा स्टेप भी कट कर सकते हैं। ये इसका क्या है, 8,750 सेलिंग प्राइस जो कितने परसेंट पर था, 125% पर। हम गुणा में यहाँ पर क्या कर रहे थे, 100। तो ये कॉस्ट प्राइस आना था। और इसी जगह यदि हमें इसका मार्केट प्राइस निकालना है तो मार्केट प्राइस भी इसका कितना है, 100% होगा। 100 बटे में हम क्या कर देंगे, ये वस्तु कितने में खरीद रखी है, 70% में। तो बटे में क्या कर देंगे, 70। जब आप इसको काटते हो देखिए इस तरह, 25 5 125, 25 3 75, 25 5 125, 5 7 35। तो 100 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 10,000। यहाँ से आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हो इस तरह ही, सिर्फ एक स्टेप में इसका आंसर भी आ जाएगा। नहीं समझने के लिए आपको अलग अलग समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या दिएगा, 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी क्लोज माइनस 3 है तो 2a माइनस 3b प्लस 4c क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए। इसको हम पहले कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, माइनस 2a, इसका यहाँ करेंगे प्लस 2b, और इसका यहाँ करेंगे माइनस में 2c, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2c, और ये माइनस 3 जो इधर है तो इसकी तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए इस टाइप में आपको क्वाड्रेटिक पेयर बनाने हैं अलग अलग। पहले हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2a, और ये यहाँ पर ए बी सी 3 है तो 3 को भी हम 3 भागों में तोड़ेंगे और तीनों बराबर, यानी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। फिर दूसरा मैं लिखूंगा बी स्क्वायर 2b प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c और प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0। आप इस तरह लिखेंगे पहले। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला किसका बना है, ये फॉर्मूला किसका बना है और ये फॉर्मूला किसका बना है वो देखिए। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो a माइनस
1, a माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये किसका है b प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये वाला, प्लस ये किसका है c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। तो तीनों आप अलग अलग 0 के बराबर पुट करते हो तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1, b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आप 0 रखते हो तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आएगी -1, और इसी तरह c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। तीनों वैल्यू आप निकालेंगे। इस तरह की जो टाइप होती है इसका सॉल्यूशन का मेथड अच्छा ये रहेगा, a इक्वल टू 1 निकाल लो, b की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को जो पूछा गया है उसमें पुट कर देंगे। देखिए हमें निकालना है 2a माइनस 3b प्लस 4c क्या होगा। देखिए 2a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है -1, प्लस 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -1। सोल्व करेंगे 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और माइनस का 4। देखिए 2 और 3 कितना 5, 5 में 4 गया कितना बचेगा 1, जो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है 30 संख्याओं का औसत 40 और 40 संख्याओं का औसत कितना 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको क्या निकालना है, देखिए इसका एवरेज निकालना। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, देखिए 30 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया 40 और 40 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया 30। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 30 संख्या है तो 30 संख्या का एवरेज कितना है 40 और 40 जो संख्या है इनका एवरेज कितना है 30। ये एवरेज दिया गया है। आप ध्यान देंगे एवरेज सभी का निकालना है तो आपको ये इतनी बड़ी गुणा नहीं करनी है, 30 गुणा 40, 40 गुणा 30 टोटल ऐसे नहीं करना है। पहले आप इन संख्याओं को छोटा करेंगे, तो छोटा करेंगे तो मैं यहाँ से देखो 10 से काट देता हूँ, 3 और 4। अब आप देखिए इन 3 की 40 से गुणा कर दो, 40 दिया 120, 4 की 30 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 120, और इनको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240। बटे में क्या कर देंगे 4 और 3 7 हैं तो आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा। देखिए 7 या 21, 3 7 चौका 28, 34 से 2/7 क्या आ जाएगी इनकी एवरेज आ जाएगी। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो बहुत अच्छी टाइप है, इसको आप कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया कि 50 को 2 संख्याओं में विभाजित करो, मतलब 50 की 2 नंबर बनाने हैं जिससे उनके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल्स का सम क्या आ जाए 1/12 आ जाए। तो देखिए इसका एक मेथड है, व्युत्क्रमों का योगफल कितना आना चाहिए 1/12। तो आप इसका एक फॉर्मूला नोट रखेंगे, व्युत्क्रमों का योग यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम क्या होते हैं रेसिप्रोकल, तो इसका मेथड क्या होता है उन दोनों नंबर का योग अपॉन उन दोनों का क्या होता है गुणनफल। ये आप इसका मेथड याद रखेंगे। 2 रेसिप्रोकल्स का व्युत्क्रमों का सम निकालना है, उसका पैटर्न क्या होगा, ऊपर करेंगे योग बटे में गुणनफल, यानी कि योग से जो गुणनफल होगा उन दोनों का एक अनुपात देखना है। और अपने को यहाँ पर क्या दिया गया उनका योगफल 1/12। तो देखिए जो योग होगा उससे गुणनफल क्या होगा 12 गुना होगा। अपने को दिया गया क्या है, देखिए 50 के व्युत्क्रमों का योगफल 1/12। तो आप इसको ये समझें कि ये उसके व्युत्क्रमों का योग जो है उसका अनुपात क्या दिया गया है 1 और 12। तो यदि अपने पास योग है 50 तो गुणनफल कितना आना चाहिए, ऊपर अगर मैं 50 रखूंगा तो नीचे कितना आना चाहिए 50 का 12 गुना यानी 600 आना चाहिए। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो इसको, डायरेक्ट ऑप्शन मेथड आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में हमने देखा कि 2 संख्या जिनका सम कितना आना चाहिए 50 और उनका गुणा कितना आना चाहिए 50 का 12 गुना यानी 600। तो इनका सम तो सभी का 50 आ जाएगा, लेकिन गुणा 600 सिर्फ किसका आ रहा है दूसरे का आ रहा है। तो आप ऑप्शन क्या ले लेंगे यहाँ पर बी ले लेंगे, 20 और 30 जिनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और गुणा करेंगे कितना आ रहा है 600 और इसको आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। तो आप इसका ये पैटर्न ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो रहेगा, देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 दिया गया है और a b c वास्तविक संख्याएं हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या होगा। पहले देखिए हमें इसकी वैल्यू निकाले तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता क्या है, एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का फॉर्मूला, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, या सीधा आप लिख सकते हो -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, आप ये लिख सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये इसके बराबर होता है। ये हम क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी सारे का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। यहाँ पर देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। तो आप इसमें अच्छी तरह देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी 9, तो हम इसकी जगह कितना पुट कर देंगे 9 पुट कर देंगे, 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमें क्या रखना है। अब मेन पॉइंट यही है, आपको यहाँ पर इसकी न्यूनतम वैल्यू निकालनी है, तो इनका जो ए बी और सी का मैक्सिमम मान आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 है, यदि हम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर ए बी सी की कितने लेंगे 3 लेंगे, तीनों की ए भी 3 बी भी 3 और सी भी 3 लेंगे, तो वो उनकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे तो इसका जो मिनिमम मान है यानी मिनिमम वैल्यू हो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो क्या करेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 9 9 दूनी 18 9 3 27, तो क्या कर देंगे 81 घटा 54 कर देंगे, 81 घटा 54 कर देंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें 27 हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 का जो क्वेश्चन है इसमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट से आपको करना है। सिर्फ यहाँ 2 डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, एक तो एलसीएम क्या होता है और एक एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी। मतलब एलसीएम वो संख्या होती है छोटी से छोटी जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाती है, लेकिन एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देती है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन रहेगा कि यहाँ पर 2/3 4/9 और 5/6 का लघुत्तम क्या होगा। देखिए हम इसको ऑप्शन से करते हैं। यदि हमें इसका लघुत्तम निकालना तो एक फ्रैक्शन दिया गया है, तो फ्रैक्शन का जो एलसीएम एचसीएफ का मेथड होता है वो क्या होता है। देखिए फ्रैक्शन में यदि अपने से एलसीएम पूछा गया है तो इसमें अंश जो होते हैं ऊपर की संख्या होती है उनका हम एलसीएम ही निकालेंगे, और जो हर होते हैं डिनोमिनेटर होते हैं हरों का हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। यानी कि न्यूमरेटर का तो एलसीएम होना चाहिए और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये दिमाग में रखना है। हो सकता है यहाँ एलसीएम पूछता है तो आप इस तरह लिखेंगे, और यदि एचसीएफ पूछता है तो आप यहाँ एचसीएफ में क्या लगा देंगे, एचसीएफ के लिए आप क्या कर देंगे ऊपर तो क्या कर देंगे एचसीएफ ऊपर की संख्याओं का और नीचे की संख्याओं का एलसीएम कर देंगे। तो इस तरह आपको एक पैटर्न ध्यान रखना है। बाकी फिर आपको ऑप्शन से जल्दी करना है क्वेश्चन। देखिए 2 4 5 का लघुत्तम कितना होगा। तो देखिए अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम तो वो छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से भाग होती है। तो आप इनमें देखो ऊपर जो संख्या है 8 20 10 और 20, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है 8 है। लेकिन 8 देखो 8 2 से डिवाइड हो रही है, 4 से 5 से नहीं होती, यह अपना उत्तर नहीं होगा। अब देखो इनमें छोटी संख्या क्या है 10 है, तो 10 यदि मैं लेता हूँ तो 10 5 से भाग हो रही लेकिन 4 से भाग नहीं हो रही, इसको छोड़ देंगे। अब अपना क्या है 20 और 20 दोनों में बराबर आ गया, तो उत्तर या तो बी होगा या फिर क्या होगा सी होगा। तो इसका हम फाइनल कैसे करेंगे कि उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए अब नीचे की जो संख्या है 3 9 6 का, इनका हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, यानी इनको भाग देने वाली बड़ी संख्या क्या होगी, या तो 3 या फिर 27। तो 27 तो इनको भाग नहीं दे सकती, तो भाग क्या देगा 3, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसका आंसर करेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो जो कंसेप्ट मैंने बोला है ये कंसेप्ट कवर करिए।
आपको जो मैथ की वीडियो हैं, इन वीडियो के जो कंसेप्ट आगे पीछे बताए जा रहे हैं वो सारे समझने हैं अच्छी तरह। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देख रहे हो तो आपकी बहुत अधिक टाइप कवर होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अगला जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10, 3 + 1/√3 + 1/√3 + 3 + 1/√3 - 3 की वैल्यू क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है। देखिए ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी लेवल में अब आते रहते हैं और इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो मेरिट बनाते हैं। देखिए आप कैसे करेंगे, 3 प्लस ये संख्या आपको दी गई है तो आप इसको क्या लिखेंगे 3 + 1/√3 और इसके बाद दिया गया आपको देखो √3 + 1/√3 + 3 + 1/√3 - 3 आपको जो दिया गया है। तो देखिए हम इसका रेशनलाइज करके चलेंगे। इसका रेशनलाइज क्या हो जाएगा 3 + 1/√3 √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड कर देंगे प्लस 1/√3 + 3 इसका भी रेशनलाइज करेंगे √3 - 3 अपॉन क्या हो जाएगा √3 - 3 हो जाएगा। प्लस में आगे क्या दिया गया 1/√3 - 3 इसका भी रेशनलाइज करेंगे √3 + 3 अपॉन क्या हो जाएगा √3 + 3। देखिए ये जो स्टेप आपने लिखा, स्टेप नंबर 1 जो लिखा है, ये स्टेप समझाने के लिए है। अदरवाइज जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये स्टेप आपका कट हो जाएगा और आप डायरेक्ट इसी स्टेप से ये अगला स्टेप बनाएंगे। कैसे, देखिए अब यहाँ पर 3 है तो हम 3 लिख देंगे प्लस जैसे मैं इसका रेशनलाइज करूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 और नीचे इसका सेम नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस, तो ये स्टेप जो है ये ऊपर जाएगा तो इसका हो जाएगा √3 - 3 अपॉन क्या होगा। देखिए अब नीचे क्या हो जाएगी a + b है और a - b यानी a² - b² आएगा यानी 3 - 9 तो क्या आ जाएगा -6 प्लस अगला भी क्या हो जाएगा √3 + 3 अपॉन फिर ये a - b इंटू a + b होता है, इसको हम क्या लिखते हैं a² - b²। तो नीचे a² करेंगे 3 - b² कर देंगे 9 हो जाएगा। तो 9 कितना हो जाएगा -6। आप ये करेंगे। नेक्स्ट फिर स्टेप आप ये बनाएंगे। देखो इसको हम ये लिख देंगे 3 + √3/3 ये माइनस है तो ऊपर कर दो ये माइनस और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 - 3 अपॉन क्या हो जाएगा 6 ये माइनस फिर ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा √3 + 3/6 हो जाएगा। तो इस संख्या को हमने ये लिखा है और अब इसका जो स्टेप बन के आएगा वो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जैसे आप एलसीएम 6 लेंगे तो इसके नीचे तो कितना 1 है तो ये 6 × 3 क्या हो जाएगा 18 यानी 18 हो जाएगा। 18 प्लस 6 को आप इससे भाग देंगे 3 दूनी 6 तो 2√3 हो जाएगा बी ऊपर। फिर आगे करेंगे माइनस में देखिए अब इसके नीचे 6 है इसके नीचे भी 6 तो ये सेम ही संख्या लिखनी है, बस सिंबल का ध्यान रखें। बार माइनस होती है प्लस हो जाएगी, बार माइनस होती है प्लस है ये माइनस हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख देंगे -√3 फिर प्लस का 3 फिर माइनस का √3 और फिर प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का √3 होगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए अब ये 2√3 प्लस का है और एक माइनस का √3 ये है और एक ये दो ये हो गए माइनस के और 2 प्लस के कैंसिल हो जाएंगे। 3 प्लस का है 3 माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। केवल अपने पास क्या बचेगा 18/6 6 से आप काटेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह की जो टाइप होती हैं इसमें आपको एक तो रेशनलाइज का पैटर्न ये मालूम होना चाहिए, ये सिर्फ एक समझाने के लिए आपको बताया गया। ये रेशनलाइज किस तरह होता है ये करेंगे। इसके बाद आपको इस स्टेप के ऊपर जाना है और इस स्टेप के बाद में आप इस तरह सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।